तो पूरी दुनिया खामोश होकर उसे सुनती है। मैं हूं आलोक गौड़, नमस्कार, और आप देख रहे हैं HLN न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक सनसनी और शायद इस दशक की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डील, दुनिया के नक्शे से युद्ध का एक बहुत बड़ा मुहाना बंद होता दिखाई दे रहा है। जी हां, जिस समझौते को एक्सपर्ट्स नामुमकिन बता रहे थे, जिस डील पर महीनों से दुनिया की निगाहें टिकी थी, जिसके कारण तेल बाजार से लेकर शेयर बाजार तक हर कोई दहशत में था, वो डील आखिरकार डन हो ही गई। और इस डील के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है। जी हां, क्या वाकई मध्य पूर्व में शांति का नया सूरज उगने वाला है? क्या दुनिया एक बड़े युद्ध से बच गई? और क्या अब तेल के दामों में बड़ी राहत मिलने वाली है? आज HLN न्यूज पर हम इस मेगा डील की हर परत पर परत खोलेंगे, हर क्लोज बताएंगे और समझेंगे कि आखिर इस एक दस्तखत ने दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया। दोस्तों, पिछले कई महीनों से दुनिया बारूद की गंध महसूस कर रही थी और हर दिन नई धमकी, हर दिन नए प्रतिबंध, हर दिन नई सैन्य गतिविधियां, और एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, और इनके बीच फंसी हुई पूरी दुनिया। हॉर्मुज स्ट्रेट, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। जब भी वहां तनाव बढ़ता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप उठती है। लेकिन अब फ्रांस में हुए G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने कहा है कि जो साइन कर रहे हैं, ट्रंप ने उसको जोर से चिल्लाकर बोला है, इट्स साइन। सिर्फ 2 शब्द बोले हैं, लेकिन इन 2 शब्दों ने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। तो आखिर इस समझौते में क्या है, क्या तय हुआ है, आइए समझते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बने मसौदे में 14 अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला पॉइंट यह है कि युद्ध खत्म करने की दिशा में कदम रखा गया। दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखा जाएगा। तीसरा, निर्यात में बाधाएं कम होंगी। चौथा, प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत। और वहीं पांचवा, ईरान के जमे हुए फंड्स को रिलीज करने की प्रक्रिया। छठा क्या है? परमाणु गतिविधियों पर निगरानी होगी। सातवां, क्षेत्रीय तनाव कम करने का रोड मैप तैयार होगा। और बाकी बिंदु भी आर्थिक, रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं, जिस तरीके से यानी गोली की जगह बातचीत और टकराव की जगह समझौता और युद्ध की जगह कूटनीति। अब जरा ट्रंप के बयान को भी समझिए। जो ट्रंप का बयान आया है उसको भी समझना पड़ेगा आपको। ट्रंप का कहना है कि उनके 3 बड़े लक्ष्य थे। जी हां, उनके 3 बड़े लक्ष्य थे। पहला, युद्ध रोकना। दूसरा, हॉर्मुज को खुला रखना। और तीसरा, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। वहीं ट्रंप का दावा है कि इन तीनों मोर्चों पर सफलता मिल चुकी है, यानी व्हाइट हाउस इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, दर्शकों, असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि इस समझौते का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है। जी हां, सबसे पहला झटका लगा इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि बाजार को लगने लगा कि अब तेल सप्लाई पर खतरा कम हो सकता है। और जैसे ही युद्ध का खतरा कम हुआ, वैसे ही जिस तरीके से, मैं आपको बता दूं, अब आपको लेकर चलते हैं सीधे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूपी के देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ हैं। वहीं मल्लिका पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आलोक जी। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद आलोक जी। जिस तरीके से अब साइन तो हो गए हैं, तो लेकिन इसको लेकर क्या कहेंगे? सर, कैप्टन साहब आपसे पूछूंगा, क्या आलोक जी, युद्ध खत्म हो चुका है या अगले 60 दिनों में फिर कुछ नया होने वाला है? आलोक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी खबर है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी बात, यह मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों साल से हमारी जो इवोल्यूशन हुई है वो युद्ध और उसके बाद शांति काल में हुई है।
यह युद्ध बहुत छोटा सा था, सिर्फ एक देश शामिल हुआ, ईरान। अमेरिका और इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, ईरान को काफी नुकसान हुआ। इस समझौते को एमओयू है, पूरा समझौता नहीं है। एमओयू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, जबकि समझौता में एक लीगल बाइंडिंग आ जाती है। तो ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बम गिरने बंद हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि मिसाइलों का दागना रुक गया है। उससे भी अच्छी बात यह है कि उभय पक्ष अब एक दूसरे के साथ बातचीत करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का प्रयत्न कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले 4 दिनों से कोई फायरिंग नहीं हुई है, ना अमेरिका की तरफ से ना ईरान की तरफ से। और भी बड़ी बात है कि उभय पक्ष मिलजुल कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से माइन क्लियर करने का एक प्रस्ताव ला रहे हैं। यानी अमेरिका की नेवी और ईरान की आईआरजीसी नेवी दूसरे देशों की नेवी के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पानी के अंदर सुरंगें लगाई गई हैं उनको क्लियर करने का मुहिम उठा रही है। तो सब अच्छी डेवलपमेंट है। हाँ आलोक, अंतिम और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 60 दिन का समय फिर से दिया गया है कि बाकी सारे मुद्दों पर बातचीत हो। इस बार ईमानदारी के साथ बातचीत होगी। जी हैं इसको परमाणु हथियार पूरी तरह खत्म, क्रॉस ईरान की सेना ताकत कमजोर करना, जिस तरीके से अब ये डील हो रही है तो साइन हो चुके हैं, लेकिन आगे की स्थिति क्या लग रही है, क्या होने वाली है? क्या वास्तविकता में युद्ध रुकेगा? नमस्कार आलोक जी, देखिए इस युद्ध को करीब 4 महीने हो गए हैं। कहीं ना कहीं जैसे ही देखिए बार बार डोनाल्ड ट्रम्प तो देखिए कंटेंट क्रिएटर हैं आज के टाइम के। कभी वो डील की तरफ जाते हैं, फिर वहां से इजराइल अटैक कर देता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल और यूएस के बीच में भी काफी तनाव है इस डील को लेकर। पहले हमें जब युद्ध की शुरुआत हुई थी फरवरी में, तो आपको याद होगा कि दोनों एक ही पेज पर थे। बट अब लगता है कि पीएम नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों ही अलग किताबें पढ़ रहे हैं। इस पॉइंट पे बार बार एक दूसरे का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इजराइल बार बार बोलता है कि ये तो यूएस की डील है, ये इजराइल की है ही नहीं। तो ये देखने के लिए होगा कि जो 60 डेज का एक इंटरिम पीरियड है, अभी तक देखिए कॉन्फर्मेशन नहीं है इस चीज का। 60 डेज का, जैसे देवनाथ सर ने भी बताया, तो एक इंटरिम पीरियड दिया गया है जिसमें डिस्कशंस होंगे और इलेबोरेट डिस्कशंस होंगे। इसके बाद जेनीवा में भी मीटिंग होगी ईरान के डेलीगेशन और प्रेसिडेंट ट्रम्प की। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो इंटरिम पीरियड में पिछले साल भी हमने देखा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान, इस बार भी हमने देखा कि सीज फायर इजराइल ने तोड़ी और लेबनान पर अटैक कर दिया। तो कहीं ना कहीं जैसे एक पीस डील की तरफ जाते हैं, तो इजराइल वापस अटैक ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है आलोक जी। क्योंकि यूएस के लिए तो उसको अब इस वॉर से बाहर निकलना है किसी ना किसी तरीके से। अब कांग्रेस ट्रम्प के अगेंस्ट जा चुकी है, ट्रम्प के खिलाफ उसी के खुद के रिपब्लिकन जा चुके हैं, तो ट्रम्प को इस वॉर से बाहर निकलना है। तो अब देखते हैं ये युद्ध विराम होगा या फिर से इजराइल बनाम ईरान फिर से हो जाएगा। तो ये काफी कंफ्यूजन की स्थिति है। इवन दो ये डिक्लेरेशन कल ट्रम्प ने काफी उत्साह से की, दोनों वहां के प्रेसिडेंट और ट्रम्प ने साइन किया। तो कहीं ना कहीं बट एक कंफ्यूजन अभी भी है, क्योंकि ये डिस्ट्रस्ट जो बन गया है दोनों कंट्रीज के बीच में, उस पर फिर से एक ट्रस्ट लाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है आलोक जी। तो जिस तरीके से अब ये डील तो हो गई है, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका किसकी रही है? क्या लगता है, ये ट्रम्प की रही है या ईरान की रही है? क्या क्या मानती हो आप, मेन कौन है इसमें जिसकी मेन भूमिका हो? देखिए आलोक जी, ये तो मलाई इसमें खाना चाह रहा था हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा शहबाज शरीफ ने बिल्कुल सबसे पहले ट्वीट किया। वो ट्विटर की रेस में लगे हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया सीधे और बोले कि भाई युद्ध खत्म हो चुका है। उसको देखा देखी उसी रैट रेस में आते हुए हमने देखा कि ट्रम्प भी आए। ट्रम्प ने बोला हाँ मैंने सब युद्ध सीज फायर कर दिया है, ईरान मानने के लिए तैयार था। बट हमने उस बीच ये भी देखा कि ईरान की तरफ से कोई डील नहीं हुई थी, ईरान ने कोई कॉन्फर्मेशन नहीं की थी। बट अब हम एक नई चीज और देख रहे हैं कि जितना भी प्रेसिडेंट ट्रम्प है, और पाकिस्तान को इसमें मिर्ची भी लगी है, पाकिस्तान को बुरा भी लगा है कि कैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सब पूरा इस बार जितना भी इस डील का क्रेडिट दे दिया है कतर को। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें मलाई खाना चाह रहा था, बट प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कतर को दे दिया है इसमें पूरा जितना क्रेडिट था। तो इसमें देखिए मध्यस्थता करने में पाकिस्तान तो खुद ही एक फेलिंग इकोनॉमी है।
तो वो जो क्रेडिट और बिरयानी खिलाना उसका काम है, उससे ऊपर उसने कुछ किया नहीं है। बट कतर और मिडिल ईस्ट के जितने खाड़ी के देश हैं उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिल ओवर इफेक्ट वो रिसीविंग एंड में रहे हैं इस वॉर के, क्योंकि वो ईरान के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं जा सकते थे, खाड़ी के देश वो ट्रम्प के खिलाफ नहीं जा सकते थे, तो और उनकी इकोनॉमी वर्स्ट हिट थी क्योंकि उनकी वॉर भी नहीं थी, बट उनको ड्रैग डाउन किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो बार बार प्रयास कर रहे थे मध्यस्थता का इसमें। जी, तो जिस तरीके से फंड रिलीज करने की प्रक्रिया हुई है, छठा परमाणु गतिविधियों पर निगरानी और सातवां क्षेत्रीय तनाव कम करने का रोड मैप तैयार हो चुका है। सर, आप क्या कहेंगे? आलोक, देखो, जहां तक परमाणु कार्यक्रम की बात है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने का अधिकार है। जी, तो उसका मतलब है कि अब ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चलते रहेंगे, उन पे बॉम्ब्स नहीं गिरेंगे। लेकिन देखो, फाइन प्रिंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आलोक। फाइन प्रिंट जो है या तो अपेंडिसेस में या अपेंडिक्स में लिखा जाता है, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, या फाइन प्रिंट जो है अंडरस्टैंडिंग में अनकही होती है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने का हक है, इसका मतलब ये है कि ईरान अपने सेंट्रीफ्यूज चलाता रहेगा, न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता रहेगा, और उसके ऊपर अमेरिका को या इजराइल को कोई बॉम्ब नहीं गिराने देगा। सबसे बड़ी बात है, फाइन प्रिंट में अंडरस्टैंडिंग ये है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट को एक सीमित दिशा तक ले जाएगा, 10%, 20%, जरूरी नहीं है कि 60% से आगे बढ़ाएगा। अब इसको तय कौन करेगा? जी, तय करेगा, जाहिर बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने परसों कह दिया था, जो कि हम सबको मालूम था, कि दुनिया में एकमात्र मान्य एजेंसी जो कि यह तय करती है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्यों करना है, कितना करना है, किस लिए करना है, उसका ऑडिट कौन करेगा, इन स्टॉक कितना था, प्रोडक्शन कितना हुआ, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड प्रोडक्शन कितना किलो कितने ग्राम पाउंड हुआ, ये IAEA करेगी। चलिए तो मल्लिका जी डोनाल्ड पे, ट्रंप ने सर मल्लिका जी पे आएंगे। मल्लिका जी, क्या यह डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है या फिर अमेरिका और ईरान दोनों अपनी अपनी जीत की कहानी बेच रहे हैं? क्या लगता है आपको? क्योंकि आप कह रही थी ना, मलाई खाने की बात कर रही थी आप। बिल्कुल आलोक जी, देखिए बात ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी ये एक लॉस मेकिंग मशीन है। उनको वेनेजुला जैसा लगा था कि मैं आऊंगा और उसके बाद क्विक एक्शन करके एक ही दिन में निकल जाऊंगा, बट देखिए उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया। बार बार जब भी आपके चैनल में डिस्कशन हुआ है, मैंने इसी चीज पे फोकस किया है कि अंडर एस्टिमेट बहुत किया गया है ईरान को। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादे किए थे अपने इलेक्शन कैंपेन में अमेरिका से कि भाई मैं आपको बिल्कुल वॉर में नहीं ड्रैग करूंगा, ये उनकी 8वीं जंग है उनके कार्यकाल में। तो जी, अब उन पर उनके खुद के रिपब्लिकन्स जब वोट करते हैं उनके अगेंस्ट, उनके खुद के टैक्स पेयर्स उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इन्फ्लेशन रेट अमेरिका में बहुत हाई हो गया है। 4 मतलब बिलियन ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च कर दिए हैं इस वॉर के ऊपर, जो उनकी खुद का युद्ध भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक वो मिड टर्म इलेक्शंस पास में है, ट्रम्प को एक कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी आ रहा है, आम जनता से प्रेशर आ रहा है। इन्फ्लेशन रेट देखिए 4 से 10% के बीच में आज के टाइम में अमेरिका में फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ गए। तो अमेरिका भी और अमेरिका की आम जनता रिसीविंग एंड पर हो गई है और प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। तो ट्रम्प को मिड टर्म इलेक्शंस का अपना ध्यान आ गया है। ट्रम्प एक बिजनेसमैन भी है, तो मार्केट से बहुत प्रेशर आ गया है ट्रम्प को। तो ट्रम्प को अब ये है कि उनको किसी भी तरीके से अपने आप को एक सेल्फ विजेता मान के घोषित करना है। बट असल में तो ट्रम्प देखिए लूजर निकले हैं, ट्रम्प के एलाइज इसमें हार चुके हैं। ट्रम्प को ये मानना अभी ये बहुत बिटर पिल टू स्वॉलो है उनके लिए, एक ऐसी कड़वी दवाई है जो वो नहीं स्वॉलो करना चाहते। इससे वो गर्मजोशी से बार बार बोलते हैं आई साइंड इट, आई साइंड इट, जबकि ईरान बहुत समय तक उनको कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। ईरान ने अभी कल ही उन्होंने कॉन्फर्मेशन दिया है, कल ही साइन किए हैं। उसके पहले उन्होंने कोई भी डील में हस्ताक्षर करने के लिए ना ईरान माना है और कंटिन्यूअसली एक ही चीज को बोलते हुए आया है, क्योंकि देखिए ईरान के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। और इसमें अब आलोक जी एक कंसर्निंग चीज जो होने वाली जी, है वो ये है कि ईरान खाड़ी के देशों में बहुत ही एक ऐसा घायल शेर उभरते हुए आया है
कि कहीं ना कहीं खाड़ी के देश भी अब ईरान के चक्कर से डरने लग जाएंगे, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुके हैं ईरान में। ईरान की जो इकोनॉमी है अब वो कहीं ना कहीं ईरान उसको सुधारना चाहेगा। अमेरिका से वो पैसे डिमांड कर रहा है, जो उसको सैंक्शंस हटाने की बात कर रहा है। टोल वो चार्ज कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसको नेचुरल जो वाटर वे फ्री में चलता था ट्रम्प की वजह से, आज हमें उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। जी तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक बहुत ही जियो पॉलिटिकल अब शिफ्ट आने वाला है आलोक जी इसमें। तो तो जिस इसमें तरीके से मैं विजेता बोलूंगी कि ईरान असली विजेता निकला है। चलिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया में सबसे बड़ी चिंता थी। क्या इस समझौते के बाद हॉर्मुज पूरी तरह सुरक्षित माना जाएगा? क्या लगता है आपको? मैम आपसे ही पूछ रहा हूँ, मल्लिका जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल भी देखिए एक ऐसा आर्टरी है जो अब कहीं ना कहीं देखिए, सबसे पहले तो वहां पर हम एक और चीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो माइंस बिछाई गई हैं ईरान द्वारा, वो माइंस अभी तक लोकेट नहीं की जा पाई हैं, वो माइंस लोकेट नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क रहेगा। इवन तो अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड हटाने की बात कर दी है अमेरिका ने, बट जी ईरान कहीं ना कहीं उस पर अडिग है कि हम इस पर टोल चार्ज करेंगे, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी फेल हो रही है। उसकी इकोनॉमी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है आलोक जी। जी देवनाथ जी। हमारे ₹1 का, अब वो $1 का वॉर से पहले 1.7 मिलियन रियाल के बराबर था, आज वो उससे भी महंगा है। वहां पर लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। जो उनके पास है वो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब वो वेपनाइज करने वाले हैं। वो इसको देखिए अपने लिए यूज करने वाले हैं। और जो भी टोल कलेक्ट होगा, देखिए अभी तक उसके सैंक्शंस नहीं हटाए हैं यूएस ने, जी तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एज अ वेपन यूज करने वाला है आलोक जी। देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगा सीधा। अगर 60 दिनों बाद फाइनल डील नहीं होती है तो क्या मध्य पूर्व से संघर्ष और सैन्य तनाव की आग में ढकेला जा सकता है? क्या लगता है आपको? आलोक जी, अब डोनाल्ड ट्रंप में हिम्मत नहीं है लीगली स्पीकिंग कि वह ईरान के ऊपर बमबारी करे, क्योंकि अमेरिका का संविधान उनको इजाजत नहीं देता कि वो 60 दिन से ज्यादा युद्ध करें। 60 दिन से आगे अगर उनको युद्ध करना है तो कांग्रेस के सामने जाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, उनके यहाँ पर हाउस है, उनके यहाँ पर सेनेट है, जी वो अभी तक प्रपोजल लेकर नहीं गए हैं। तो अमेरिका कभी भी निकट भविष्य में ईरान के ऊपर बमबारी नहीं करेगा। जी क्या इजराइल नेतन्याहू करेगा बमबारी? इसके बारे में भी शक है, क्योंकि इजराइल अमेरिका के हामी के बगैर ईरान पर बमबारी नहीं कर सकता। इसका रीजन क्या है? हाना की बात नहीं है, इसका रीजन ये है कि कल ईरान के ऊपर अगर बम गिराना है इजराइल को, तो इजराइल के पास आज वो बम नहीं होते हैं। ये एयरफोर्स में था, मैं 34 साल था, हमारे एयरफोर्स के जो पायलट वहां गए, उन्होंने कहा ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि जब इजराइल की एयरफोर्स को कल बॉम्ब गिराने होते हैं हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर या ईरान के ऊपर, उनकी एयरफोर्स के पास वो बॉम्ब्स आज नहीं होते हैं। तो क्या कैसे कल बॉम्ब गिरा देते हैं? जी अद्भुत बात यह है कि आज रात को यूएस एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड जो है, उसके C-17 ग्लोब मास्टर में भर के या C-5A स्टार लिफ्टर में बॉम्ब्स भर के नेटो देशों से लाकर या सीधा अमेरिकन इंडस्ट्री से लाकर आज रात को 4, 5, 8 जहाज लैंड करते हैं बेन-गुरियन इंटरनेशनल एयरफील्ड में। उनका मिलिट्री वाला टारमेक दूसरी तरफ है, सिविल एयरपोर्ट से दूर। और आज रात को जो ये बॉम्ब आते हैं 100, इनको ही कल सुबह लेकर इजराइल की एयरफोर्स या तो हमास पर फेंकती है या हिजबुल्लाह पर फेंकती है या ईरान पर फेंकती है। यह बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है, नेतन्याहू को मालूम है और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को मालूम है। तो बिना अमेरिका के इजाजत के इजराइल ईरान पर बॉम्बिंग नहीं कर सकता। जी सर, तो मैंने मैम से भी पूछा था, लेकिन आपसे भी यही पूछूंगा कि इस समझौते का सबसे बड़ा विजेता कौन है? जिस तरीके से ट्रंप अपनी ही बोल रहे हैं, ईरान अपनी, और या फिर वो दुनिया जो महीनों से युद्ध और महंगाई के डर के साए में जी रही थी, कौन लगता है आपको? कौन जिम्मे, किसको आप? हाँ, देखो जी आलोक, सबसे बड़ा रिलीफ तो दुनिया के देशों को है, खासतौर से एशिया के देश हैं। कुछ देशों में तो जनता सड़कों पर आने वाली थी, कुछ देशों में तो जनता तख्ता पलट के लिए पैलेस में और
अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के घर में घुसने वाली थी, और 15 दिन के अंदर। दूसरी बात है, इसमें ईरान क्या जीता? जाहिर बात है, ईरान इस युद्ध को नहीं हारा। तो जी इतने दिनों तक जब ईरान युद्ध को नहीं हारा, तो ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी अगर हम ये 14 पॉइंट देखें तो तीन जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, वो अमेरिका ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू को मान गया है। ईरान कहता है कि मैं मिसाइलें बनाने से नहीं रोकूंगा। डोनाल्ड ट्रंप मान गए हैं कि ठीक है, मिसाइल बनाना तुम्हारा हक है, बनाते रहो। जी लेकिन फाइन प्रिंट में ये लिखा हुआ है कि ईरान तब तक इन मिसाइलों को भविष्य में इजराइल की तरफ कूच नहीं कराएगा जब तक कि पहले इजराइल पहला बॉम्ब ईरान पर नहीं गिराता है। तो ईरान को मिसाइलें बनाने की पूरी छूट मिल गई है। इसी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने की ईरान को पूरी छूट मिल गई है, जी सर। बशर्ते ईरान जो है उसको अब मेडिकल पर्पस के लिए चलाए, उसको रिसर्च पर्पस के लिए चलाए, और एटम बम ना बनाए। अब ईरान ने कह दिया कि वो लिखकर नहीं देगा कि वो एटम बम नहीं बनाएगा, लेकिन ये बात तो ईरान दशकों से कह रहा है। अगर आप ईरान के प्रवक्ता, सरकारी प्रवक्ता की बात पिछले 10 साल, 5 साल, 1 साल से सुने, वो भी यूनाइटेड नेशन के पटल पर, उन्होंने बार बार ये कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। आईएईए ने भी कहा है। जो पिछले साल जो अमेरिका की कांग्रेचुनल हियरिंग में जो उनकी सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी है, उसने फरवरी में ही कहा था। सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी बहुत बड़ी बात होती है। उनको पार्लियामेंट में कांग्रेसमैन को समझाना पड़ता है कि अमेरिका के जासूस क्या बोल रहे हैं, सीआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या बोल रही है। उन्होंने कहा था बहुत क्लियरली, अमेरिका के सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी ने, कि कोई प्रमाण नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है या भविष्य में बनाएगा। जी इसी तरह से आईएईए की पिछले साल मई की रिपोर्ट है। आईएईए ने पिछले साल मई में, वो जून में बॉम्बिंग शुरू हो गई, 12 दिन का युद्ध, तो उसके बाद आईएईए की टीम गई नहीं। मई में 2025 में आईएईए की टीम 5 बार गई पिछले साल ईरान, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जी मई की जो आईएईए रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, एविडेंस नहीं है, साक्ष्य नहीं है हमारी ऑडिट के बाद कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। और ईरान ने कहा भविष्य में भी नहीं बनाएगा, लेकिन ईरान इसको लिख के नहीं देगा। इसकी वजह है, देखिए, नेशनल प्रेस्टीज की बात है, नेशनल प्रेस्टीज की बात है, तो लिख के देने से इसके ईरान के अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफी फर्क पड़ जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन लिख के नहीं देगा ईरान। बाकी डोनाल्ड ट्रंप क्या जीते? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जीत डोनाल्ड ट्रंप की हुई है, वो ये हुई है कि वो काफी हद तक इजराइल के ऊपर काबू पा गए हैं। काफी हद तक वो ईरान को अपने पक्ष में लाने में सफल हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया को जो एक रिलीफ चाहिए था, सेफ्टी वॉल्व ऑपरेट करना था, चलिए। जी इजराइल की गलती के बाद। इजराइल ने बहुत भयंकर गलती की पिछले साल। इजराइल ने बहुत भयंकर गलती की 28 फरवरी को, जब उसने अनचाहा युद्ध शुरू किया और आयतुल्लाह अली खमानी को मार डाला। तो काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप की जीत इसमें भी है कि उन्होंने इजराइल को भी इस कीचड़ से निकालने में मदद की है। चलिए। जी। चलिए सर। सर, आज कई अहम बातें निकलकर सामने आई हैं। एक तरफ उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के बीच यह समझौता मध्य पूर्व को स्थिरता की ओर ले जा सकता है। दूसरी तरफ यह भी सच है कि अंतिम परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि फाइनल डील तक का सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या यह समझौता इतिहास बदलेगा? क्या इससे युद्ध का खतरा सचमुच खत्म होगा? क्या दुनिया को महंगाई और तेल संकट से राहत मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि दुनिया की निगाहें अब अगले 60 दिनों पर टिकी रहेंगी। हमारे साथ जुड़े रिटायर्ड कैप्टन यूके देवनाथ जी और विदेश मामलों की विशेषज्ञ मल्लिका पांडे जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, क्योंकि खबरों की भीड़ में सच को पहचानना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल मुझे आलोक गौड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आइसक्रीम खाओगी?